नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के जो अगले शासक बने वो कौन बने। महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह। तो देखिए, महाराणा अमर सिंह प्रथम। और देखो, मेवाड़ के इतिहास में अमर सिंह नाम के दो राजा होंगे। महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे वे कौन थे? अमर सिंह प्रथम के नाम से जाने जाएंगे, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना। और जो अमर सिंह द्वितीय होंगे, उनके शासनकाल की जो सबसे प्रमुख घटना क्या थी, वो थी देबारी समझौता। देबारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ था? अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखिए, महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी सन 1597 में। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था? सन 1597 ईस्वी में। और महाराणा अमर सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक कब तक रहे? 1620 ईस्वी तक। तो देखिए, 1597 से सन 1620 ईस्वी तक महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल या राज्यकाल माना जाता है। अब देखिए, महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को राजपूत काल का निर्माण काल या अभ्युदय काल भी कहा जाता है। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। देखिए, महाराणा अमर सिंह के शासनकाल को राजपूत काल का अभ्युदय काल या निर्माण काल भी कहा जाता है। और महाराणा अमर सिंह प्रथम के पिता कौन थे? महाराणा प्रताप थे। और उनकी माता कौन थी? अजबदे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, इनकी माता का नाम क्या था? अजबदे था। महाराणा अमर सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो ऐसा कहा जाता है कि राज संबंध में मचिंद के महल हैं, मचिंद के महलों में ही महाराणा अमर सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महाराणा अमर सिंह प्रथम का जन्म राज संबंध में अवस्थित मचिंद के महलों में हुआ था। और महाराणा अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक कहां पे हुआ था? तो इन्हीं की राजधानी में चावंड में। देखिए, इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? चावंड में हुआ था। इसके अलावा जो आपको एक और बात ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है? महाराणा अमर सिंह के हाथी का नाम आपको ध्यान होना चाहिए कि इनके हाथी का नाम क्या था। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के हाथी का नाम था आलम गुमान। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा अमर सिंह के हाथी का नाम क्या था? आलम गुमान था। और जब जहांगीर मुगल सम्राट बनता है तो क्या करता है? सन 1613 ईस्वी में अपने पुत्र खुर्रम को क्या कहा जाता है? शाहजहां। शाहजहां जब मेवाड़ अभियान पर आता है तो शाहजहां का सेनापति अब्दुल्ला खान महाराणा अमर सिंह प्रथम के हाथी आलम गुमान को बंदी बना लेता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस हाथी को सन 1613 ईस्वी में खुर्रम के मेवाड़ अभियान के समय अब्दुल्ला खान बंदी बना लेता है। महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध मुगलों ने जो भी अभियान भेजे थे उन पे हम आगे बात करेंगे एक एक करके। अब देखिए, महाराणा अमर सिंह प्रथम के बारे में जो आपको अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? ऐसा कहा जाता है कि महाराणा अमर सिंह प्रथम के 26 रानियां थी। और इन 26 रानियों से महाराणा अमर सिंह के 6 पुत्र थे एवं एक पुत्री थी। और महाराणा अमर सिंह की जो पुत्री थी उनका नाम था बलवंता बाई। क्या नाम था? बलवंता बाई। देखिए, महाराणा अमर सिंह के 26 रानियों से 6 पुत्र एवं एक पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम बलवंता बाई था। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे चल करके इस पे बात करेंगे। अब देखिए, अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ की चित्रकला शैली का विकास महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और कहां पर हुआ था? चावंड में। चावंड क्या थी? महाराणा अमर सिंह की राजधानी थी। और चावंड को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने बनाया था। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि मेवाड़ चित्रकला शैली का विकास किनके शासनकाल में हुआ था? महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में, ना कि द्वितीय के शासनकाल में। देखिए, महाराणा अमर सिंह के समय में ही मेवाड़ चित्रकला शैली का विकास चावंड से माना जाता है। चावंड के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका नाम था नसीरुद्दीन या निसारदी। निसारदी ने क्या किया था? एक ग्रंथ का चित्रण किया था। उस ग्रंथ को कहा जाता है रागमाला। और उस रागमाला ग्रंथ का चित्रण महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में किया गया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार नसीरुद्दीन या निसारदी ने रागमाला का चित्रण महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में कहां पर किया था? चावंड में ही किया था। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है महाराणा अमर सिंह से संबंधित वो क्या है कि महाराणा अमर सिंह ने अपनी सैन्य नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। महाराणा अमर सिंह ने क्या किया था? अपने सैन्य संचालन का एक अलग विभाग बनाया था। और उस विभाग का हेड इन्होंने किसको बनाया था? हरिदास झाला को। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा अमर सिंह ने हरिदास झाला को संपूर्ण सैन्य संचालन का कार्य देकर सैन्य शासन का एक अलग से विभाग बनाया था। तो एक बहुत बड़ा बदलाव महाराणा अमर सिंह ने अपनी सैन्य नीति के अंतर्गत किया था। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, अब देखिए,
जब 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के लगभग 2 वर्षों तक तो अकबर ने मेवाड़ पर किसी भी प्रकार का कोई सैनिक अभियान नहीं भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप की मृत्यु के 2 वर्ष बीत जाने के बाद में अर्थात सन 1599 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, अपने पुत्र सलीम, और सलीम को क्या कहा जाता है, जहांगीर भी कहा जाता है, अकबर ने अपने पुत्र सलीम या जहांगीर को मेवाड़ अभियान पर भेजा महाराणा अमर सिंह को पकड़ने के लिए। लेकिन सलीम अपने इस मेवाड़ अभियान में सफल नहीं हो पाया। तो देखिए लिखिए, 1599 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह पर अकबर के आदेश से शहजादा सलीम, और सलीम को क्या कहते हैं, जहांगीर भी कहते हैं, जहांगीर ने आक्रमण किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली। 1599 के इस अभियान की असफलता के बाद में अकबर ने क्या किया, लगभग 4 वर्ष के बाद में सन 1603 ईस्वी में अपने पुत्र सलीम या जहांगीर को एक बार फिर से मेवाड़ अभियान पर भेजा। लेकिन इस अभियान में सलीम ने क्या किया, बीच रास्ते में अपने इस अभियान को उसने रद्द कर दिया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए 1603 ईस्वी में अकबर ने दूसरी बार सलीम अथवा जहांगीर को मेवाड़ अभियान पर भेजा, परंतु सलीम या जहांगीर ने क्या किया, अपने दूसरे मेवाड़ अभियान को बीच रास्ते में इसने रद्द कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि सलीम को अकबर ने मेवाड़ अभियान पर कितनी बार भेजा था, कुल 2 बार भेजा था, एक 1599 ईस्वी में और एक 1603 ईस्वी में। लेकिन 1603 वाले अभियान को सलीम ने बीच रास्ते में रद्द कर दिया था। अब देखिए क्या हुआ, अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की आगरा में मृत्यु हो जाती है। तो देखिए लिखिए, अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु आगरा में हो जाती है। और जब अकबर की मृत्यु हुई तो जो अगला मुगल सम्राट बना वो कौन बना, अकबर का पुत्र शहजादा सलीम। और जब सलीम मुगल सम्राट बना तो इसने जहांगीर का नाम अपना लिया, ये जहांगीर के नाम से अगला मुगल सम्राट बना था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए अकबर की मृत्यु के बाद में शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से अगला मुगल सम्राट बना था। देखिए एक छोटी सी बात विषय से हटकर भी हम करते हैं कि जब अकबर की मृत्यु हुई थी आगरा में तो अकबर को कहां पर दफनाया गया था, आगरा के पास में एक स्थान आता है सिकंदरा, सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया था। और उसी स्थान पर अकबर का मकबरा भी बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के मकबरे को भरतपुर के एक जाट शासक होते हैं, उनका नाम होता है राजाराम जाट। राजाराम जाट ने क्या किया था, उस अकबर के मकबरे को लूटा था और अकबर की हड्डियों को खोद करके उनमें आग लगा दी थी, उनको जला दिया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अकबर की हड्डियों को किसने खोद करके जला दिया था, भरतपुर के जाट शासक राजाराम जाट ने। और देखो राजस्थान में भी अकबर के नाम से एक छतरी बनी हुई है। अकबर की छतरी, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि अकबर की छतरी राजस्थान में कहां पर बनी हुई है, तो भरतपुर के बयाना में अकबर नाम की एक छतरी भी बनी हुई है। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ था, अकबर की मृत्यु के बाद में शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से अगला मुगल सम्राट बना। जैसे ही सलीम या जहांगीर अगला मुगल सम्राट बना उसी साल इसने क्या किया, सन 1605 ईस्वी में ही महाराणा अमर सिंह को पकड़ने के लिए अपने पुत्र परवेज को मेवाड़ अभियान पर भेजा। तो देखिए 1605 में जहांगीर ने शासक बनने के बाद अपने पुत्र परवेज, आसफ खान, जफर बेग, सगर खान आदि को महाराणा अमर सिंह को पकड़ने के लिए मेवाड़ भेजा। लेकिन ये सब के सब महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध असफल रहे, कोई भी महाराणा अमर सिंह को पकड़ नहीं पाया। इन सब की असफलताओं से परेशान होकर के जहांगीर ने क्या किया, देखिए महाराणा प्रताप का एक भाई था जगमाल, महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना युवराज बनाया था। लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने क्या किया था, जगमाल को राजगद्दी से उतार करके महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बना दिया था। इसीलिए जगमाल ने क्या किया था, जगमाल अकबर की सेवा में चला जाता है। और अंत में सिरोही का एक शासक था सुल्तान देवड़ा, सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो जाती है। उसी जगमाल के एक सगा भाई होता है, उसका नाम होता है सगर। सगर भी क्या करता है, महाराणा प्रताप से नाराज होकर के मुगल सेवा में चला जाता है। लेकिन सगर महाराणा प्रताप से नाराज क्यों हुआ था, तो यह आपको समझना चाहिए। देखिए क्या हुआ था, हमने क्या बात करी है, महाराणा अमर सिंह के 26 रानियों से 6 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। और उनकी पुत्री का नाम क्या था, बलवंता बाई था। बलवंता बाई अमर सिंह की तो पुत्री थी, लेकिन महाराणा प्रताप की क्या लगेगी, पोती लगेगी। महाराणा प्रताप ने क्या किया, अपनी पोती बलवंता बाई का विवाह उसी सुल्तान देवड़ा के साथ कर दिया था जिसके साथ जगमाल की युद्ध में मृत्यु हुई थी, अर्थात दत्तानी के युद्ध में मृत्यु हुई थी। इसीलिए जगमाल का सगा भाई सगर क्या हुआ, महाराणा प्रताप से नाराज हो गया और नाराज होकर के अकबर की सेवा में चला गया था। जहांगीर ने क्या किया, मेवाड़ के सामंतों में फूट डालने के लिए सगर को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सगर को दे दिया और मेवाड़ का महाराणा उसको बना दिया। लेकिन जो मेवाड़ के सामंत थे काफी समझदार थे, जहांगीर की इस चाल को वे समझ गए, इसीलिए जो मेवाड़ के सामंत थे उनमें फूट डल नहीं पाई। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज की असफलताओं के बाद में मेवाड़ के सामंतों में फूट डालने के लिए महाराणा प्रताप के भाई सगर को चित्तौड़ देकर मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। परंतु जहांगीर अपनी इस चाल में
सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखना। देखिए ये सगर खान अलग है, जबकि जो सगर है महाराणा प्रताप का जगमाल का सगा भाई वो कौन था, वो सगर सिसोदिया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए जहांगीर का 1605 का अभियान भी असफल हो गया। जहांगीर ने जब सगर को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया, उसकी वो चाल भी असफल हो गई। इसीलिए 1605 के लगभग 3 वर्ष के बाद में अर्थात सन 1608 ईस्वी में जहांगीर ने क्या किया, अपने एक सेनापति जिसका नाम था महाबत खान, जहांगीर ने महाबत खान को महाराणा अमर सिंह को पकड़ने के लिए मेवाड़ अभियान पर भेजा था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए सन 1608 में जहांगीर ने महाबत खान को मेवाड़ अभियान पर या मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन ये जो महाबत खान है ये भी महाराणा अमर सिंह को पकड़ नहीं पाया, अर्थात ये अभियान भी जहांगीर का असफल रह गया। सन 1608 के एक साल बाद में अर्थात सन 1609 में जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने मेवाड़ अभियान पर अपने एक दूसरे सेनाधिकारी अब्दुल्ला खान को भेजा, लेकिन अब्दुल्ला खान भी महाराणा अमर सिंह को नहीं पकड़ सका। इसीलिए सन 1613 ईस्वी में जहांगीर ने क्या किया, अपने सेनापति जिनका नाम था राजबासु को मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन ये सब के सब असफल रहे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए सन 1609 में अब्दुल्ला खान को और 1613 में नहीं 1612 में राजबासु को महाराणा अमर सिंह को पकड़ने के लिए मेवाड़ भेजा था। इसका आप ध्यान रखना। अब्दुल्ला खान कब आया था मेवाड़ अभियान पर, 1609 में आया था, और राजबासु कब आया था, 1612 में आया था। गलती से 1613 मेरे मुंह से निकल गया था। 1609 में अब्दुल्ला खान आता है, 1612 में राजबासु आता है, लेकिन ये सब के सब जितने भी अभियान मेवाड़ पर भेजे अब तक वो सब के सब असफल रहे। इनमें से कोई भी महाराणा अमर सिंह को पकड़ नहीं पाया। इसीलिए परेशान होकर के जहांगीर ने क्या किया भाई, महाराणा अमर सिंह पे इतने सारे अभियान भेज दिए और सारे के सारे असफल हो गए। अंत में जहांगीर ने क्या किया, सन 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर आया था जियारत करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, और वहीं पर जहांगीर ने क्या किया था, अजमेर दरबार लगाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है, देखिए 1613 में जहांगीर अथवा सलीम ने स्वयं अजमेर पहुंचकर शाही दरबार लगाया। आपसे पूछा जा सकता है कि सलीम ने या जहांगीर ने अजमेर में जो पहला शाही दरबार लगाया था वो कब लगाया था, सन 1613 ईस्वी में लगाया था। इस बात का ध्यान रखना। अजमेर के शाही दरबार में जहांगीर ने क्या निश्चय किया कि अब यहां से मैं महाराणा अमर सिंह को पकड़ने के लिए अपने दूसरे पुत्र खुर्रम को, और खुर्रम को क्या कहा जाता है, शाहजहां भी कहा जाता है, इसने ताजमहल बनवाया था। जहांगीर ने निश्चय किया कि ये खुद तो अजमेर में रहेगा और अजमेर से किसको भेजेगा, अपने दूसरे पुत्र खुर्रम या शाहजहां को मेवाड़ अभियान पर भेजेगा महाराणा अमर सिंह को पकड़ने के लिए। तो देखिए लिखिए 1613 ईस्वी में जहांगीर अर्थात सलीम ने स्वयं अजमेर पहुंचकर शाही दरबार लगाया एवं यहां से अपने पुत्र शहजादा खुर्रम, जिसको कि शाहजहां भी कहा जाता है, खुर्रम को अमर सिंह के विरुद्ध मेवाड़ अभियान पर भेजा था महाराणा अमर सिंह को पकड़ने के लिए। अब देखिए मेवाड़ अभियान पर कौन है, जहांगीर का पुत्र खुर्रम अर्थात शाहजहां मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश कर देता है, लेकिन किस प्रकार वो अगली स्लाइड में देखेंगे। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, जब जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम अर्थात शाहजहां को मेवाड़ अभियान पर भेजा, तो खुर्रम अर्थात शाहजहां ने मेवाड़ में क्या किया, इसने मेवाड़ के गांव में जगह जगह आगजनी कर दी, कस्बों में आग लगा दी, घरों में आग लगा दी, और जो भी मेवाड़ की स्त्रियां और बच्चे थे उनको बंदी बना लिया और गुलामों की तरह उनको बेचने लगा। ऐसा कहा जाता है कि अपनी प्रजा पर इतने कष्टों के बावजूद भी महाराणा अमर सिंह जहांगीर से संधि नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो महाराणा अमर सिंह के सामंत थे, किताबों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि उन सामंतों ने पहले संधि कर ली थी। महाराणा अमर सिंह को तो संधि करने के बाद में केवल यस और नो के लिए पूछा था, बाकी संधि तो मेवाड़ के सामंतों ने पहले से ही कर ली थी। तो देखिए खुर्रम अर्थात शाहजहां ने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी करके तथा मेवाड़ की नागरिक स्त्रियों एवं बच्चों को बंदी बनाकर एवं तरह तरह की यातनाएं देकर इनको गुलामों की तरह इसने बेचा था। देकर महाराणा अमर सिंह को मुगलों से संधि करने के लिए विवश कर दिया। और इन सब बातों का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है कि खुर्रम ने मेवाड़ में आग लगाई थी, स्त्रियों को बंदी बनाया था, उनको गुलामों की तरह बेचा था। ये सब बातें खुद जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजक ए जहांगीरी में कहता है कि मेरे पुत्र खुर्रम ने मेवाड़ में इस प्रकार की हरकतें की थी। तो देखिए इस बात का उल्लेख स्वयं जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजक ए जहांगीरी में करता है। अब देखिए मेवाड़ और मुगल संधि होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ और मुगल संधि किस शासक के शासन काल में होती है, महाराणा अमर सिंह के शासन काल में होती है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मेवाड़ के इतिहास में महाराणा अमर सिंह वह पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों से संधि करनी पड़ी या जिनको मुगलों से संधि करनी पड़ी। और ये जो मुगल एवं मेवाड़ संधि होती है वो कब होती है, 5 फरवरी सन 1615 ईस्वी में। देखिए कब होती है मुगल मेवाड़ संधि, कब हुई थी, 5 फरवरी सन 1615 ईस्वी में हुई थी।
मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी सन 1615 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के जितने भी प्रस्ताव है, जितने भी फैक्ट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए कब हुई थी संधि, 5 फरवरी सन 1615 ईस्वी में। लेकिन कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, तो ये संधि गोगुंदा में हुई थी। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए ये संधि गोगुंदा में हुई थी और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इस संधि का प्रस्ताव मेवाड़ के सामंतों ने बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। महाराणा अमर सिंह को तो बिल्कुल अंत में जाकर के बताया था यस और नो के लिए। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की ओर से मुगल मेवाड़ संधि के प्रस्तावक कौन कौन थे, तो कौन कौन थे, हरिदास झाला एवं शुभकर्ण। हरिदास झाला कौन थे, महाराणा अमर सिंह के सेना प्रमुख थे, भी बात करी थी हमने। देखिए महाराणा अमर सिंह की ओर से प्रस्तावक कौन थे, हरिदास झाला एवं शुभकर्ण। जबकि मुगलों की ओर से इस संधि के प्रस्तावक कौन कौन थे, तो शकुल्ला सिराजी एवं सुंदरदास। देखिए मुगलों की ओर से इस संधि के प्रस्तावक कौन कौन थे, शकुल्ला सिराजी एवं सुंदरदास। ऐसा कहा जाता है कि जब मेवाड़ के सामंतों ने संधि का प्रस्ताव महाराणा अमर सिंह के सामने रखा तो अमर सिंह ने अंत में अपने सामंतों की सलाह मानते हुए मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि करने के प्रस्ताव के लिए हामी भर दी और महाराणा अमर सिंह अपने पुत्र करण सिंह के साथ स्वयं मुगलों के गोगुंदा थाने पर उपस्थित हुए थे। देखिए यह संधि करने के लिए महाराणा अमर सिंह अपने पुत्र करण सिंह के साथ स्वयं मुगलों के गोगुंदा थाने पर खुर्रम के पास पहुंचे थे। इसके अलावा आपको देखो इस मेवाड़ और मुगल संधि के जो प्रस्ताव थे उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस संधि का जो सबसे पहला प्रस्ताव था वो क्या था कि मेवाड़ जो है हमेशा हमेशा के लिए 1000 घुड़सवारों को मुगल सेवा के लिए तैयार रखेगा। तो देखिए मेवाड़ का महाराणा 1000 घुड़सवारों सहित मुगल सेवा हेतु तैयार रहेगा। दूसरी बात क्या थी या दूसरी शर्त क्या थी संधि की, कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो मेवाड़ के महाराणा को दे दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ के महाराणा को ये लिख करके देना होगा कि वो भविष्य में कभी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं कराएंगे। तो देखिए लिखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ के महाराणा को दे दिया जाएगा परंतु वे उसकी मरम्मत नहीं करा सकेंगे। तीसरी शर्त इस संधि की क्या थी, मेवाड़ के महाराणा ने यह शर्त रखी महाराणा अमर सिंह ने कि हम कभी भी आपसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए मेवाड़ के महाराणा को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा या बाध्य नहीं होंगे। इसके अलावा जो अगली शर्त थी वो क्या थी, मेवाड़ के महाराणा को कभी भी मुगल दरबार में उपस्थिति से छूट दी गई थी कि मेवाड़ के महाराणा को कभी भी मुगलों के दरबार में उपस्थित नहीं होना होगा, लेकिन मेवाड़ के महाराणा को अपने पुत्र को, अपने युवराज को मुगल दरबार में भेजना होगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए मेवाड़ के महाराणा स्वयं कभी मुगल दरबार में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं होंगे परंतु उन्हें अपने पुत्र को मुगल दरबार में भेजना होगा। और संधि की इसी शर्त के पालन के लिए महाराणा अमर सिंह ने क्या किया, अपने पुत्र करण सिंह को जहांगीर के पास अजमेर दरबार में भेजा था। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए संधि की शर्तों के अनुसार 16 फरवरी सन 1615 ईस्वी को करण सिंह जहांगीर के सामने अजमेर दरबार में उपस्थित हुए और करण सिंह कौन थे, महाराणा अमर सिंह के पुत्र थे। तो देखिए ये थी मुगल और मेवाड़ की संधि। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए जब महाराणा अमर सिंह का पुत्र करण सिंह जहांगीर के सामने अजमेर दरबार में उपस्थित हुआ तो जहांगीर को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और जहांगीर ने क्या किया, मुगल मेवाड़ संधि के उपलक्ष्य में महाराणा अमर सिंह एवं उनके पुत्र करण सिंह की पूरे कद की 2 संगमरमर की मूर्तियां बनवाई। कहां पर रहते हुए बनवाई, अजमेर में रहते हुए बनवाई थी। और बाद में जहांगीर ने इन दोनों मूर्तियों को अपने साथ आगरा लेकर के चला गया और इन दोनों मूर्तियों को आगरा के किले में स्थापित करवाया था। और कहां पर स्थापित करवाया था, जयमल मेड़तिया एवं फत्ता सिसोदियों की मूर्तियों के पास में। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इस संधि के उपलक्ष्य में जहांगीर ने अजमेर में ही महाराणा अमर सिंह एवं कुंवर करण सिंह की पूरे कद की संगमरमर की मूर्तियां बनवाई एवं इन मूर्तियों को आगरा ले जाकर जयमल मेड़तिया एवं फत्ता सिसोदिया की मूर्तियों के पास में स्थापित करवाया था। जयमल मेड़तिया एवं फत्ता सिसोदिया की मूर्तियों को आगरा के किले के बाहर किसने स्थापित करवाया था, अकबर ने। कब करवाया था, जब अकबर ने सन 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। तो उस युद्ध में जयमल मेड़तिया एवं फत्ता सिसोदिया की वीरता से अकबर बहुत प्रसन्न हुआ था। इसीलिए अकबर ने जयमल मेड़तिया एवं फत्ता सिसोदिया की हाथी पर विराजमान 2 मूर्तियां कहां पर लगवाई थी, आगरा के किले के बाहर लगवाई थी। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह एवं कुंवर करण सिंह की जो मूर्तियां हैं आगरा के किले के अंदर स्थापित करवाई थी, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पर कि इन दोनों की मूर्तियां भी जयमल मेड़तिया एवं फत्ता सिसोदिया की मूर्तियों के पास में स्थापित जहांगीर ने करवाई थी।
अब देखिए इस संधि के बाद में क्या हुआ, महाराणा अमर सिंह बहुत दुखी हुए और उनकी राजपाट में कोई रुचि नहीं रही, इसीलिए महाराणा अमर सिंह ने संपूर्ण राजकीय कार्य अपने पुत्र कुंवर करण सिंह को संभाला दिया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। देखिए मुगलों से संधि करने के कारण महाराणा अमर सिंह की राजपाट में कोई रुचि नहीं रही एवं उनका पुत्र करण सिंह ही मेवाड़ के सभी राजकीय कार्य संभालने लगा। इसके बाद में क्या हुआ, मुगलों से संधि करने के बाद में महाराणा अमर सिंह का स्वास्थ्य काफी खराब रहने लगा, इसीलिए वे अपना संपूर्ण राजकीय कार्य अपने पुत्र को संभला करके उदयपुर में आ जाते हैं और उदयपुर में एक स्थान आता है, उस स्थान को कहा जाता है आहड़। आहड़ में ही महाराणा अमर सिंह निवास करने लगते हैं और आहड़ में जहां पर कि महाराणा अमर सिंह रहा करते थे उस स्थान को कहा जाता है गंगोदभऊ। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए मुगलों से संधि करने के उपरांत महाराणा अमर सिंह का स्वास्थ्य खराब रहने लगा एवं वे एकांत रूप से उदयपुर के आहड़ के गंगोदभऊ में निवास करने लगे और अंत में क्या हुआ, 26 जनवरी सन 1620 ईस्वी में इसी आहड़ के गंगोदभऊ में महाराणा अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए 26 जनवरी सन 1620 में उनकी मृत्यु हो गई। जब महाराणा अमर सिंह की मृत्यु हुई थी तो देखिए इनके साथ क्या हुआ था, इनके साथ 10 रानियां, 9 खवास और 9 सहेलियां सती हुई थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए महाराणा अमर सिंह का जब निधन हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनका जो अंतिम संस्कार है वो कहां पर किया गया था, इसी आहड़ के गंगोदभऊ नाव के स्थान पे किया गया था जहां पर कि महाराणा अमर सिंह रहा करते थे। यहाँ पर जो मेवाड़ महाराणाओं की छतरियां बनती है, इनके मरने के बाद में मेवाड़ के महाराणाओं की जब मृत्यु होती थी तो उसके ऊपर एक स्मारक बना दिया जाता था, उसको छतरी कहा जाता है। आहड़ के इस गंगोदभऊ में जो मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां बनती है, उन छतरियों को क्या कहा जाता है, उन छतरियों को कहा जाता है महासती। तो महाराणा अमर सिंह की मृत्यु के बाद में इनका अंतिम संस्कार गंगोदभऊ में किया गया और वहीं पर महाराणा अमर सिंह की एक छतरी बनाई गई जिसे क्या कहा जाता है, महासती कहा जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए महाराणा अमर सिंह का अंतिम संस्कार आहड़ के गंगोदभऊ में किया गया था। आहड़ में बनने वाली मेवाड़ महाराणाओं की छतरियों को क्या कहा जाता है, महासती कहा जाता है। और यहां पर जो पहली महासती बनी थी, पहली छतरी बनी थी, वो किसकी बनी थी, महाराणा अमर सिंह की बनी थी। और जबकि जो दूसरी छतरी बनी थी वो किसकी बनी थी, महाराणा अमर सिंह के बाद में जो उनके पुत्र होते हैं करण सिंह। और जब करण सिंह की मृत्यु होती है तो करण सिंह की छतरी भी इसी गंगोदभऊ में बनाई गई थी, तो दूसरी छतरी करण सिंह की थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां बनने वाली प्रथम महासती छतरी महाराणा अमर सिंह की थी, जबकि यहां बनने वाली दूसरी महासती इनके पुत्र करण सिंह की थी। इसके अलावा आपको देखो यहां पर इस बात का आप ध्यान रखना कि जो महासती है, महासती तो क्या है, मेवाड़ महाराणाओं की छतरी। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, वर्तमान भीलवाड़ा जिले में एक स्थान आता है, उस स्थान को कहा जाता है बागोर। वहां पर एक पुरातात्विक स्थल है, एक पुरानी सभ्यता है, उस सभ्यता को कहा जाता है महासतियों का टीला। तो महासतियों के टीले में और महासती की छतरियों में आप कंफ्यूज मत होना, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। और जो भीलवाड़ा जिले में बागोर में महासतियों का टीला नाम की एक पुरातात्विक सभ्यता है, वो सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए महासतियों का टीला भीलवाड़ा के बागोर में कोठारी नदी के किनारे एक पुरातात्विक स्थल को कहा जाता है। यहाँ की सभ्यता को बागोर सभ्यता कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि महासतियों का टीला कहाँ पर आता है, बागोर सभ्यता के पास में आता है। और बागोर सभ्यता कहाँ है, वर्तमान भीलवाड़ा जिले में है। तो कंफ्यूज मत होना, महासतियों के टीले में और महासती की छतरियों में। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं महाराणा अमर सिंह की राजधानी के बारे में। देखिए महाराणा अमर सिंह के शासन काल में भी मेवाड़ को एक नई राजधानी मिली थी। सन 1615 ईस्वी में जब मुगल मेवाड़ संधि हुई थी तो उस संधि का एक प्रावधान यह भी था कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो पुनः मेवाड़ के महाराणा को सौंप दिया जाएगा। लेकिन ये शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ के महाराणा या मेवाड़ के शासक कभी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करा पाएंगे या उसकी मरम्मत नहीं करा पाएंगे। अब जब चित्तौड़गढ़ का दुर्ग महाराणा अमर सिंह के पास में है तो महाराणा अमर सिंह के पुत्र करण सिंह ने महाराणा अमर सिंह से यह आग्रह किया कि आपको चित्तौड़गढ़ को ही मेवाड़ की नई राजधानी बनाना चाहिए। और अपने पुत्र के आग्रह पर, करण सिंह के आग्रह पर महाराणा अमर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की नई राजधानी घोषित किया और इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की 8वीं राजधानी बना। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि के प्रावधानों के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ दुर्ग पुनः मेवाड़ महाराणा को दे दिया गया था। इसलिए कुंवर करण सिंह के आग्रह पर एवं मेवाड़ प्रदेश की आवश्यकताओं के कारण महाराणा अमर सिंह ने चित्तौड़ को ही अपनी नई राजधानी बनाया और इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की 8वीं राजधानी बना। देखिए
इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की 8वीं राजधानी बना। 7 राजधानियों के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि मेवाड़ की 7 राजधानियां कौन कौन सी थी और किस किस ने उनको अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी, नागदा। और नागदा को मेवाड़ की सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था, बप्पा रावल ने। देखिए पहली राजधानी कौन सी, नागदा, किसने बनाया, बप्पा रावल ने। दूसरी राजधानी कौन सी है, आहड़, किसने बनाया, अल्लट या आलूराव ने। तीसरी राजधानी कौन सी थी, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ को राजधानी किसने बनाया था, जैत्र सिंह ने। देखिए जैत्र सिंह ने। चौथी राजधानी कौन सी थी, उदयपुर, और उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था, महाराणा उदय सिंह ने। पांचवी राजधानी कौन सी थी, गोगुंदा, और गोगुंदा को भी उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी बनाया था। छठी राजधानी कौन सी थी, कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ को महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजधानी बनाया था। सातवीं राजधानी कौन सी थी, चावंड, और चावंड को भी महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजधानी बनाया था। और 8वीं राजधानी अभी अभी हमारे सामने बनी, चित्तौड़गढ़। कौन सी, चित्तौड़गढ़ को किसने बनाया, महाराणा अमर सिंह ने। एक बात का ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ देखो तीसरे नंबर की राजधानी भी थी मेवाड़ की, और किसने बनाया था, जैत्र सिंह ने। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ 2 बार मेवाड़ की राजधानी रहा था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा अमर सिंह के बारे में जो शब्द कहे हैं वो भी आपको ध्यान रखने चाहिए। देखिए कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा अमर सिंह के बारे में लिखा है कि वह प्रताप कुल और अपने कुल का सुयोग्य वंशधर था। वह वीर पुरुष के समस्त शारीरिक और मानसिक गुणों से संपन्न तथा मेवाड़ के राजाओं में सबसे अधिक ऊंचा एवं बलिष्ठ था। वह पराक्रम एवं उदारता आदि सद्गुणों के कारण, अपने सरदारों और न्याय तथा दयालुता के कारण अपनी प्रजा को प्रिय था। तो ये कौन कहता है महाराणा अमर सिंह के बारे में, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वीर शत्रुसाल के बारे में। क्या, वीर शत्रुसाल कौन थे, वीर शत्रुसाल देखिए ये महाराणा प्रताप के बहन के बेटे थे, अर्थात महाराणा प्रताप के भांजे थे। महाराणा प्रताप वीर शत्रुसाल के क्या लगते थे, मामा लगते थे। इनकी बात क्यों की जा रही है, देखिए आपने अजमेर के पृथ्वीराज चौहान के 2 सेनापतियों के बारे में सुना होगा, आला एवं उदल। वीर शत्रुसाल की कहानी बिल्कुल आला एवं उदल के समान ही थी। ये क्या है, महाराणा प्रताप के साथ रहते थे, लेकिन एक बार किसी कारण से महाराणा प्रताप से नाराज हो गए और महाराणा प्रताप से रुष्ट होकर के शत्रुसाल जोधपुर के शासक सूर सिंह की सेवा में चले गए एवं ये प्रतिज्ञा करी कि भविष्य में मैं कभी भी मेवाड़ की सेवा या मेवाड़ की नौकरी नहीं करूंगा। तो देखिए एक बार लिखिए, शत्रुसाल महाराणा प्रताप के भांजे थे। ये महाराणा प्रताप से रुष्ट होकर जोधपुर के शासक सूर सिंह की सेवा में चले गए थे एवं ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं भविष्य में कभी भी मेवाड़ की नौकरी नहीं करूंगा। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि सन 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर आया था और अजमेर में आकर के उसने अपना अजमेर दरबार लगाया था, और उसी समय जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम अर्थात शाहजहां को मेवाड़ अभियान पर भेजा था महाराणा अमर सिंह को पकड़ने के लिए। जब खुर्रम मेवाड़ में आया था तो उसने क्या किया था, जगह जगह आग लगा दी थी और मेवाड़ के जो स्त्रियां एवं बच्चे थे उनको बंदी बना करके गुलामों की तरह वो बेचने लगा था, और महाराणा अमर सिंह को उसने बहुत अधिक परेशान किया था। इसीलिए महाराणा अमर सिंह को समय समय पर अपने स्थान परिवर्तन करने पड़ रहे थे। ये सब देख करके जो जोधपुर के शासक थे सूर सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम था गज सिंह। गज सिंह ने वीर शत्रुसाल से यह कहा कि आज तो तुम्हारा जो मेवाड़ का महाराणा है, महाराणा अमर सिंह, जगह जगह पहाड़ों में अपनी पत्नियों के साथ में भटकते हुए फिर रहा है। तो शत्रुसाल को सूर सिंह के पुत्र गज सिंह की ये बात सुनकर के बुरा लग गया, और वीर शत्रुसाल ने सूर सिंह के पुत्र गज सिंह से यह कहा कि हमारे मेवाड़ के महाराणा को तुम्हारी तरह या औरों की तरह अपनी बहन बेटियां मुगलों को सौंप करके सुख भोगना नहीं आता है। और तभी क्या किया शत्रुसाल ने, इतनी बात कह करके ये मेवाड़ की तरफ आते हैं महाराणा अमर सिंह की सहायता करने के लिए। लेकिन देखिए इन्होंने क्या प्रतिज्ञा करी थी कि मैं भविष्य में कभी भी मेवाड़ की सेवा या नौकरी नहीं करूंगा। इसीलिए जब ये मेवाड़ की सीमा पर आते हैं तो इनका एक भाई होता है, उनका नाम होता है कल्याण सिंह। ये कल्याण सिंह के पास जाते हैं, अपने भाई के पास जाते हैं, और दोनों के दोनों कल्याण सिंह एवं वीर शत्रुसाल खुर्रम की सेना से लड़ने के लिए चले जाते हैं, और खुर्रम की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार की कहानी किसकी थी, आला और उदल की भी थी। वे भी पृथ्वीराज चौहान से नाराज होकर के कहीं चले जाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का युद्ध जब परमारदी देव से होता है तो उस युद्ध में आला एवं उदल पृथ्वीराज चौहान की सहायता करने के लिए पुनः लौट आते हैं और युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो देखिए लिखिए, जब जहांगीर ने अमर सिंह के विरुद्ध खुर्रम को मेवाड़ अभियान पर भेजा था, तब एक बार जोधपुर के शासक सूर सिंह के पुत्र गज सिंह ने शत्रुसाल से कहा कि आजकल तो महाराणा अपनी रानियों सहित पहाड़ों में मारे मारे फिरते हैं। तब शत्रुसाल ने गज सिंह से कहा कि मेवाड़ महाराणाओं को दूसरों की तरह अपनी बहन बेटी या बादशाह को सौंप कर सुख भोगना नहीं आता, और
शत्रुसाल उसी समय महाराणा अमर सिंह की सहायता के लिए मेवाड़ चले आए एवं अपने भाई का क्या नाम था, कल्याण सिंह के साथ मुगल सेना के विरुद्ध वीर गति को प्राप्त हुए। तो देखिए कल्याण सिंह एवं वीर शत्रुसाल की वीरता की कहानी बिल्कुल आला एवं उदल के समान ही है, लेकिन किताबों में हमने ज्यादातर आला एवं उदल के बारे में पढ़ा है। वीर शत्रुसाल एवं कल्याण सिंह के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए महाराणा प्रताप के जो भील सेनापति थे राणा पूंजा भील के जो पुत्र थे रामा भील महाराणा अमर सिंह की भील सेना के सेनापति थे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए राणा पूंजा भील के पुत्र रामा भील महाराणा अमर सिंह के भील सेनापति थे। इसके अलावा जो एक और बात है वो क्या है, आपसे पूछा जाता है और पहले प्रश्न पूछे भी गए हैं कि महाराणा अमर सिंह ने अपने शासनकाल के अंतर्गत कितने मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था। तो देखिए महाराणा अमर सिंह ने अकबर एवं जहांगीर का शासनकाल देखा था, लेकिन जब खुर्रम अर्थात शाहजहां मेवाड़ अभियान पर आता है तो वो युवराज होता है, शहजादा होता है, ना कि बादशाह। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए महाराणा अमर सिंह ने अपने शासनकाल में अकबर एवं जहांगीर दो मुगल सम्राटों के साथ संघर्ष किया था। खुर्रम अर्थात शाहजहां उस समय युवराज था, मुगल सम्राट नहीं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं बल्लू सत्तावत एवं जैत्र सिंह चूड़ावत की वीरता एवं उनके बलिदान के बारे में। देखिए जब महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में सन 1597 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के अगले शासक बने, तो उसके बाद में अकबर ने क्या किया, सन 1599 ईस्वी में अपने पुत्र सलीम अर्थात जहांगीर को मेवाड़ अभियान पर भेजा था महाराणा अमर सिंह को बंदी बनाने के लिए। लेकिन अपने इस अभियान में सलीम अर्थात जहांगीर महाराणा अमर सिंह को बंदी तो नहीं बना पाया था, लेकिन उसने मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों को जीत कर उन पर अपना अधिकार कर लिया था और अपने मुगल थानों की स्थापना उन क्षेत्रों पर सलीम ने अर्थात जहांगीर ने कर दी थी। तो देखिए लिखिए एक बार, जब 1599 में अकबर के आदेश से शहजादा सलीम अर्थात जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह पर आक्रमण किया था, तो वह महाराणा अमर सिंह को तो नहीं पकड़ पाया था, लेकिन उसने क्या किया था, देखिए अपने इस अभियान में मांडल, मोही, मादरिया, बांगर, बागौर तथा ऊंटाला आदि को जीतकर इन स्थानों पर अपने थाने स्थापित कर दिए थे। और देखिए इन सभी स्थानों में सबसे प्रमुख स्थान कौन सा है, ऊंटाला का गढ़ वर्तमान में उदयपुर की वल्लभनगर तहसील के अंतर्गत आता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। ऊंटाला कहां पर आता है, वल्लभनगर तहसील उदयपुर। सलीम या जहांगीर ने क्या किया था, इस ऊंटाला को जीत करके इसमें अपने एक सेनाधिकारी जिसका नाम था कायम खान को यहाँ का थानेदार नियुक्त करता है और खुद स्वयं पुनः अकबर के पास वापस लौट जाता है। तो देखिए लिखिए, ऊंटाले के गढ़ में कायम खान को थानेदार नियुक्त करके पुनः अकबर के पास लौट गया कौन, सलीम अर्थात जहांगीर। सलीम के चले जाने के बाद में महाराणा अमर सिंह क्या सोचते हैं, वे पुनः इस ऊंटाला के गढ़ पर अधिकार करना चाहते हैं और ऊंटाला पर अर्थात कायम खान के विरुद्ध आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। तो देखिए सलीम के चले जाने के बाद महाराणा अमर सिंह ने ऊंटाला के किले पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन इस युद्ध से पहले या इस आक्रमण से पहले महाराणा अमर सिंह के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। वो समस्या क्या थी, तो देखिए समझिएगा। इस समय तक अर्थात महाराणा अमर सिंह के शासनकाल तक मेवाड़ में एक परंपरा प्रचलित थी, एक परंपरा चली हुई आ रही थी। वो परंपरा क्या थी कि जब कभी भी मेवाड़ की सेना कोई युद्ध लड़ने के लिए जाएगी तो उस सेना के सबसे अगले भाग में, जिसको कि हरावल कहा जाता है, हरावल सेना में कौन रहेंगे, सलमपुर के जागीरदार रहेंगे, मेवाड़ के भीष्म राणा चूड़ा के वंशज रहेंगे, चूड़ावत सरदार रहेंगे। लेकिन इस आक्रमण से पहले, इस युद्ध से पहले जो मेवाड़ के सक्तावत सरदार थे, मेवाड़ के सक्तावत सरदारों ने यह हट किया कि इस युद्ध में मेवाड़ की हरावल सेना अर्थात मेवाड़ की सेना के सबसे अगले भाग का नेतृत्व सक्तावत सरदार करेंगे। तो देखिए एक बार लिखिए फिर समझेंगे। इस समय तक मेवाड़ की सेना के हरावल में रहकर लड़ने का अधिकार चूड़ावतों को था, परंतु इस आक्रमण से पहले सक्तावतों ने सेना के हरावल में रहकर युद्ध करने का हट किया। देखिए आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में चूड़ावत सरदार कौन थे और ये सक्तावत सरदार कौन थे। तो मेवाड़ के इतिहास में हमने एक शासक के बारे में पढ़ा है, राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम क्या था, राणा चूड़ा। और राणा चूड़ा ही वास्तव में मेवाड़ के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, लेकिन राणा चूड़ा मेवाड़ के शासक बन नहीं पाते। क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि राणा चूड़ा के जो पिता होते हैं राणा लाखा, उनका विवाह होता है जोधपुर की राजकुमारी के साथ और इस शर्त पर होता है कि जोधपुर की राजकुमारी
राजकुमारी से जो उनके संतान उत्पन्न होगी वही वास्तव में मेवाड़ का अगला शासक बनेगी। अपने पिता के इसी वचन के कारण राणा चूड़ा क्या करते हैं, अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए अपना सारा का सारा साम्राज्य अपने सौतेले भाई जिसका नाम होता है मोकल के पक्ष में त्याग कर देते हैं। इनकी इस त्याग भावना से प्रसन्न होकर के जो उनके पिता होते हैं राणा लाखा राणा चूड़ा को क्या करते हैं, सलम्बुर की जागीर देते हैं और उनको मेवाड़ का भीष्म या राजस्थान का भीष्म भी उनको कहा जाता है। राणा चूड़ा के वंशजों को ही उनके नाम पर चूड़ावत कहा जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए लिखिए, चूड़ावत कौन थे, राजस्थान अथवा मेवाड़ के भीष्म राणा चूड़ा के वंशज क्या कहलाते हैं, चूड़ावत कहलाते हैं। और इनका मुख्य ठिकाना कौन सा है, मुख्य जागीर कौन सी होती है, या यूं कह लीजिए कि चूड़ावतों का हेड ऑफिस कौन सा था, सलम्बुर के जागीरदार राणा चूड़ा के मुख्य वंशधर माने जाते हैं। जब राणा चूड़ा ने अपने पिता राणा लाखा के कहने पर या उनके वचन का मान रखने के लिए अपने राज्य का त्याग किया था अपने सौतेले भाई मोकल के पक्ष में, तो राणा चूड़ा के पिता राणा लाखा ने राणा चूड़ा एवं उनके वंशजों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए थे, जैसे कि भविष्य में अगर कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध में मेवाड़ की सेना का स्थायी सेनापति कौन होगा, या तो राणा चूड़ा होंगे या राणा चूड़ा के जो भी वंशज होंगे उनके बाद में वे ही मेवाड़ की सेना के सेनापति रहेंगे। और जब कभी भी युद्ध होगा तो मेवाड़ की सेना के सबसे अगले हिस्से में अर्थात हरावल में लड़ने का सौभाग्य किसे मिलेगा, हरावल में लड़ने का सौभाग्य मिलेगा या तो राणा चूड़ा को या राणा चूड़ा के जो भी वंशज होंगे उस समय। इसीलिए चूड़ावतों को तो क्या था, इस समय तक मेवाड़ की सेना के हरावल में रहकर लड़ने का अधिकार चूड़ावतों के पास था। परंतु इस ऊंटाला के युद्ध से पहले या ऊंटाला पर आक्रमण करने से पहले मेवाड़ के जो सक्तावत सरदार थे, सक्तावत सरदारों ने महाराणा अमर सिंह से यह कहा कि इस युद्ध में मेवाड़ की हरावल सेना में हम रह करके लड़ेंगे, अर्थात सक्तावत सरदार रह करके मिलेंगे। और सक्तावत सरदार ऐसा क्यों चाहते थे, सक्तावत सरदार ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि इनका यह मानना था कि जब कभी भी युद्ध होता है तो उस युद्ध में मेवाड़ की सेना के हरावल में कौन रहता है, चूड़ावत सरदार रहते हैं। और मान लीजिए अगर उस युद्ध में जीत होती है तो उस जीत का सारा श्रेय किसको मिल जाता है, चूड़ावत सरदारों को मिल जाता है। और अगर मान लीजिए उस युद्ध में हार होती है तो कि सबसे पहले वीरगति को प्राप्त होने का सौभाग्य किसे प्राप्त होता है, चूड़ावत सरदारों को प्राप्त होता है, जबकि हम सक्तावत सरदारों को बाद में वीरगति प्राप्त होती है। तो इसलिए इनके मध्य इस प्रकार की लड़ाई थी। और वास्तव में सक्तावत सरदार कौन थे, तो देखिए महाराणा प्रताप के शासनकाल में या महाराणा प्रताप के इतिहास में हमने क्या पढ़ा है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो हल्दी घाटी के युद्ध में जब चेतक घोड़ा घायल हो जाता है और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र से बाहर जा रहे होते हैं तो इनके पीछे कुछ मुगल सैनिक पड़ जाते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, मुगल सेना में महाराणा प्रताप का एक भाई लड़ रहा होता है, उसका नाम होता है शक्ति सिंह। ये सब देख करके महाराणा प्रताप के प्रति उनका प्रेम जाग उठता है और वो क्या करता है, शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के पीछे जो मुगल सैनिक जा रहे थे उन मुगल सैनिकों को महाराणा प्रताप के पास पहुंचने से पहले ही मार डालता है और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को देकर के विदा कर देता है। उसी शक्ति सिंह के जो वंशज थे शक्ति सिंह के नाम पर सक्तावत कहलाते थे, अर्थात महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज क्या कहलाते थे, सक्तावत कहलाते थे। तो देखिए इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए सक्तावत कौन थे, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज क्या कहलाते थे, सक्तावत कहलाते थे। और सक्तावतों का जो मुख्य ठिकाना था या इनका हेड ऑफिस था वो कौन सा था, भींडर ठिकाना इनका सबसे मुख्य था। जिस प्रकार से चूड़ावतों का जो सबसे प्रमुख ठिकाना कौन सा था, सलम्बुर था, उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सक्तावतों का सबसे प्रमुख ठिकाना या सबसे प्रमुख जागीर कौन सी थी, भींडर थी। अब देखिए सक्तावत जिद कर रहे हैं कि हम रहेंगे हरावल में, चूड़ावतों को तो अधिकार था ही था हरावल में रह करके लड़ने का। महाराणा अमर सिंह बड़ी दुविधा में पड़ गए, तो महाराणा अमर सिंह ने क्या किया, इन दोनों ही सरदारों को यह कहा कि इस युद्ध में आप दोनों अपनी अलग अलग सेना लेकर के जाइए और जो सबसे पहले जिस पक्ष के सरदार सबसे पहले ऊंटाला के गढ़ में प्रवेश करेंगे भविष्य में होने वाले युद्धों में मेवाड़ की हरावल सेना में, उसी पक्ष के सरदारों को रहने का अवसर प्राप्त होगा। तो देखिए लिखिए, हरावल में रहने को लेकर चूड़ावतों एवं सक्तावत सरदारों में बढ़ते हुए विरोध को देखकर महाराणा अमर सिंह ने यह घोषणा करी कि जिस पक्ष के सरदार सबसे पहले ऊंटाला के किले में प्रवेश करेंगे उसी पक्ष के सरदार भविष्य में हरावल सेना का नेतृत्व करेंगे। अब जैसे ही महाराणा अमर सिंह ने घोषणा करी कि जिस पक्ष के सरदार सबसे पहले ऊंटाला के गढ़ में प्रवेश करेंगे भविष्य में मेवाड़ की हरावल सेना में उसी पक्ष के सरदार रहेंगे, तो दोनों पक्ष के सरदार चूड़ावत अपनी सेना लेकर के ऊंटाला की तरफ निकल पड़े और सक्तावत अपनी सेना लेकर के ऊंटाला की तरफ निकल पड़े। लेकिन ये सक्तावत सरदार थे, इनको ऊंटाला जाने वाला सीधा मार्ग पता था, इसीलिए सक्तावत सरदार ऊंटाला के गढ़ के पास में पहले पहुंच गए। तो देखिए लिखिए, महाराणा अमर सिंह की इस आज्ञा को सुनते ही चूड़ावत एवं सक्तावत सरदार अपनी अलग अलग सेना लेकर ऊंटाला के किले की ओर चल दिए एवं सक्तावत सरदार ऊंटाला जाने वाले मार्ग से परिचित थे, इसीलिए इनकी सेना ऊंटाला
पहले पहुंच गई, परंतु परंतु क्या हुआ, एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं आपको। चलिए अब देखिए, जब चूड़ावत सरदार एवं सक्तावत सरदार ऊंटाला के गढ़ की ओर गए तो सक्तावत सरदारों का नेता कौन था, बल्लू सिंह सक्तावत। बल्लू सिंह सक्तावत कौन था, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का तीसरा पुत्र था। सक्तावतों का नेता था बल्लू सक्तावत एवं चूड़ावतों का सेनापति या नेता कौन था, जैत्र सिंह चूड़ावत। सक्तावत सरदार चूंकि पहले पहुंचे थे ऊंटाला के गढ़ पर, तो जैसे ही बल्लू सक्तावत ऊंटाला के गढ़ के पास में पहुंचे तो उनको ऊंटाला के गढ़ का ये मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। और इस दरवाजे की विशेषता क्या थी कि इस पर बड़े बड़े किले लगे हुए थे, नुकीले भाले लगे हुए थे। बल्लू सक्तावत को ऊंटाला के गढ़ के इस गेट को तोड़ना था, लेकिन गलती क्या हो गई, बल्लू सक्तावत जो अपने साथ हाथी लेकर के गए थे उन हाथियों के दांत नहीं थे, इसीलिए हाथी इस दरवाजे के ऊपर प्रहार नहीं कर पा रहे थे। तब बल्लू सक्तावत ने क्या किया कि अगर इस गेट को नहीं तोड़ा गया तो कि चूड़ावत सरदार कैसे ना कैसे करके ऊंटाला के गढ़ में प्रवेश कर जाएंगे और हमेशा हमेशा हरावल में रहकर लड़ने का अधिकार किसके पास रहेगा, चूड़ावतों के पास ही रहेगा। इसीलिए बल्लू सिंह सक्तावत ने क्या किया, अपने हाथी के महावतों को यह आदेश दिया कि मैं जाकर के इस गढ़ के दरवाजे के सामने खड़ा होता हूं और आप अपने हाथी का प्रहार मेरे ऊपर करिए, और जैसे ही आपका हाथी मेरे ऊपर प्रहार करेगा मैं इन किलों में जाकर के धंस जाऊंगा, और फिर आप अपने हाथी की बार बार मेरे ऊपर टक्कर मारना, जिससे क्या होगा कि आपके हाथी के सर पे कुछ भी किसी प्रकार की चोट नहीं आएगी। और हाथी जब बार बार चोट मारेगा तो एक जो ऊंटाला के गढ़ का दरवाजा है अंततः ये टूट जाएगा। तो बिल्कुल हाथी के महावत ने ऐसे ही किया, बल्लू सिंह सक्तावत जाकर के ऊंटाला के गेट के सामने खड़े हो गए और हाथी के महावत ने बल्लू सिंह सक्तावत के एक जोर से टक्कर मारी, और उसी टक्कर में क्या हुआ, बल्लू सिंह सक्तावत इन नुकीले किलों में जाकर के धंस गए और हाथी बार बार बल्लू सिंह सक्तावत की मृतदेह पर टक्कर मारता रहा मारता रहा मारता रहा। इतने में क्या हुआ, चूड़ावत सरदार, उनका सेनापति कौन था, जैत्र सिंह चूड़ावत, थोड़े से देर से आए। उन्होंने देखा, जैत्र सिंह चूड़ावत ने देखा कि बल्लू सक्तावत ने अपना जो बलिदान दे दिया है और हाथी बार बार उनकी मृतदेह पर टक्कर मार रहा है और कभी भी ऊंटाला के गढ़ का दरवाजा जो है टूट सकता है। यह देख करके जैत्र सिंह चूड़ावत ने क्या किया, ऊंटाला के गढ़ के किले पर एक सीढ़ी लगाई और उस सीढ़ी से चढ़ने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही जैत्र सिंह चूड़ावत ऊंटाला के गढ़ के बिल्कुल ऊपर पहुंचने वाले थे, ऊंटाला के गढ़ के अंदर जो मुगल सैनिक थे, कायम खान वगैरह, उन्होंने क्या किया, जैत्र सिंह चूड़ावत के गोली मार दी और जैत्र सिंह चूड़ावत गढ़ की दीवार के ऊपर से नीचे गिर गए। लेकिन जैसे ही जैत्र सिंह चूड़ावत गढ़ की दीवार से नीचे गिरे, इन्होंने तुरंत अपने चूड़ावत सैनिकों को यह आज्ञा दी कि तुरंत मेरा सर काटो और तुरंत मेरा सर काट करके ऊंटाला के गढ़ के अंदर फेंक दो, क्योंकि शर्त केवल यही थी कि जो भी सबसे पहले ऊंटाला के गढ़ में प्रवेश करेगा भविष्य में मेवाड़ की हरावल सेना में रहने का अधिकार किसको मिलेगा, उसको मिलेगा। इसीलिए जैत्र सिंह चूड़ावत की आज्ञा को सुनकर के जो अन्य चूड़ावत सैनिक थे उन्होंने क्या किया, जैत्र सिंह का गला काटा और जैत्र सिंह का गला काट के ऊंटाला के किले में फेंक दिया। तो इस प्रकार से ऊंटाला के गढ़ में सर्वप्रथम प्रवेश किसने किया, जैत्र सिंह चूड़ावत के सर ने किया, अर्थात जैत्र सिंह चूड़ावत के जो सैनिक थे उन्होंने सबसे पहले प्रवेश किया। तो देखिए, लिखिए, ऊंटाला किले के दरवाजे पर नुकीले कीले अथवा कांटे लगे हुए थे और सक्तावतों के पास जो भी हाथी थे वे दांत रहित हाथियों को क्या कहा जाता है, मुकना हाथी कहा जाता है। इसीलिए ऊंटाला के किले के दरवाजे पर हाथी अपना प्रहार नहीं कर रहा था। तब सक्तावत सरदार शक्ति सिंह के पुत्र बल्लू सिंह सक्तावत ऊंटाला के किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए दरवाजे पर जाकर के खड़े हो गए। तब हाथी के महावत ने अपने हाथी का प्रहार बल्लू सक्तावत के शरीर पर किया एवं बल्लू सक्तावत दरवाजे पर लगे तीखे भालों में जाकर के धंस गए एवं उनकी मृत्यु हो गई। इतने में चूड़ावत सरदार भी सलमपुर के रावत जैत्र सिंह चूड़ावत एवं दूधा सांगावत, मुख्यतः जैत्र सिंह चूड़ावत का नाम आपको ध्यान रखना है। इतने में चूड़ावत सरदार भी सलमपुर के रावत जैत्र सिंह चूड़ावत एवं दूधा सांगावत के नेतृत्व में ऊंटाला पहुंच गए एवं सक्तावतों को गढ़ के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करता देखकर चूड़ावत जैत्र सिंह ने गढ़ की दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु गढ़ के भीतर से शत्रुओं ने जैत्र सिंह को गोली मार दी, जिससे जैत्र सिंह सीढ़ी सहित गढ़ की दीवार से नीचे गिर गए। परंतु गिरते गिरते इन्होंने क्या किया था, जैसे ही जैत्र सिंह नीचे गिरे उन्होंने अपने साथियों को यह आदेश दिया कि तुरंत उनका सर काटकर किले के अंदर फेंक दिया जाए। और जो चूड़ावत सरदार थे उन्होंने ऐसा ही किया। चूड़ावत सरदारों ने ठीक ऐसे ही किया और जैत्र सिंह का सर काटकर ऊंटाला के किले में फेंक दिया और अन्य चूड़ावत सरदार सीढ़ियां लगाकर किले में
प्रवेश कर गए। और इतने में क्या हुआ, बल्लू सख्तावत के जो सख्तावत सरदार थे उन्होंने भी गढ़ का दरवाजा तोड़ दिया और वो भी प्रवेश कर गए। देखिए इतने में ही सख्तावत सरदार भी गढ़ का दरवाजा तोड़कर भीतर चले आए और इस युद्ध में सख्तावतों एवं चूड़ावतों ने मुगलों को मारकर ऊंटाला के किले पर अधिकार कर लिया। लेकिन देखिए इस युद्ध से पहले टेक्निकली शर्त क्या थी महाराणा अमर सिंह की, महाराणा अमर सिंह ने यह शर्त रखी थी कि जो भी पक्ष, जिस पक्ष के भी सरदार सबसे पहले ऊंटाला के गढ़ में अंदर प्रवेश करेंगे भविष्य में मेवाड़ की हरावल सेना में उसी पक्ष के सरदार रहेंगे। और टेक्निकली तौर पर ऊंटाला के गढ़ में किसका प्रवेश हुआ, जयत्र सिंह चूड़ावत के सर का प्रवेश हुआ, क्योंकि चूड़ावत सरदारों ने जयत्र सिंह की आज्ञा के अनुसार जयत्र सिंह का कटा हुआ सर ऊंटाला के किले में फेंक दिया था। तो टेक्निकली चूड़ावतों की यहां पर विजय रही। और जब महाराणा अमर सिंह को इस संपूर्ण घटना का पता चला तो महाराणा अमर सिंह ने क्या किया, सत्तावत सरदारों एवं चूड़ावत सरदारों दोनों के मान सम्मान में वृद्धि करी, दोनों को बहुत सी जागीरें प्रदान करी। लेकिन अंततः जो मेवाड़ की हरावल सेना में रहकर के लड़ने का सौभाग्य मिला वो किसको मिला, चूड़ावत सरदारों को ही मिला। पहले भी चूड़ावतों के पास था और वो अधिकार इनके पास सुरक्षित रहा। तो देखिए ये थी बल्लू सिंह सख्तावत और जयत्र सिंह चूड़ावत की वीरता। तो देखिए लिखिए, इस विजय के बाद में महाराणा अमर सिंह ने दोनों पक्षों के सम्मान में वृद्धि करी, परंतु हरावल में रहकर लड़ने का अधिकार चूड़ावतों के पास ही रहा। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार का घटना का वर्णन हमने महाराणा सांगा के इतिहास में भी देखा है। महाराणा सांगा जब अहमदनगर के किले पर आक्रमण करते हैं तो अहमदनगर के गढ़ के दरवाजे भी बिल्कुल ऊंटाला के दरवाजों के जैसे ही थे और उनको तोड़ने के लिए बल्लू सिंह सख्तावत की तरह किसने अपना बलिदान दिया था, महाराणा सांगा के वागड़ क्षेत्र के एक सामंत थे, उनका नाम था डूंगर सिंह चौहान। डूंगर सिंह चौहान के पुत्र थे कान्ह सिंह चौहान और कान्ह सिंह चौहान ने महाराणा सांगा के समय में अहमदनगर के किले के दरवाजों को तोड़ने के लिए बिल्कुल बल्लू सिंह सख्तावत की तरह अपना बलिदान दिया था। तो इस घटना को और उस घटना को आप रिलेट कर लीजिए। उस घटना को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और जो मेवाड़ के इतिहास की 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास में आप जाकर के देखिए 22 या 23 मिनट के आसपास इस घटना का उल्लेख मैंने किया है। तो चलिए एक बार पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ ही आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे बल्लू सिंह सख्तावत का नाम लिखा है, क्यों, क्योंकि गढ़ के दरवाजे पर कौन थे, बल्लू सिंह सख्तावत थे और सीडी लगा करके कौन चढ़े थे, जयत्र सिंह चूड़ावत चढ़े थे, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।